कासगंज नाम के गांव में गबरू नाम का नाते कद का व्यक्ति रहा करता था, जिसका केवल गांव में झींगा नाम का एक ही दोस्त था। एक दिन गबरू आराम से घर में सो रहा था कि तभी उसका दोस्त झींगा वहां आ गया। अरे उठ उठ गबरू, हो तू अभी तक सो रहा है? अबे समय देख रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। अरे यार, कितना अच्छा सपना देख रहा था। अबे उठा क्यों दिया मुझे? अबे पूरे 4 दिन से तू हुकुमचंद की हवेली में काम पर नहीं गया बे? अबे तेरे बदले का सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, समझा? अरे तो कौन सा एहसान कर रहा है तू, है? इससे पहले तू भी 10 दिन के लिए लापता हो गया था, तब मैंने भी तेरे बदले का काम किया था, समझा? वैसे तू किसके सपने देखकर मुस्कुरा रहा था, है? हमें भी तो बता यार। मैं सपने में हमेशा जो है एक सुंदर कन्या को देखता हूँ, अपनी पत्नी के रूप में। गबरू, तेरे सपने भी मुंगेरी लाल के सपनों की तरह है। बिल्ली को सपने में चूहे ही नजर आते हैं। कितनी बार कहा है कि अपने सपने में सुंदर कन्याएं देखना बंद कर दे। ओए, मेरे सपने देखने से तुझे क्या एतराज है? ओए, सच तो यह है कि मेरे सपने वाली सुंदर कन्या से तू चलता है। हाँ, फिलहाल तो तेरी किस्मत में कन्या लिखी हो तो उस दिन तो गंगा नहा लियो। अब चल कर चाय पीते। गबरू और झींगा चाय की दुकान पर चले गए कि तभी वहाँ पर गांव का मुखिया हाथों में शादी का कार्ड लेकर आ गया। अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं पर मिल गए। अब क्यों, क्या हुआ? तुम्हें हमसे क्या काम पड़ गया? वैसे तो तुम किसी काम के हो नहीं गबरू, है? हाँ, पर एक काम तो तुम्हें अच्छी तरह से आता है, और वो काम पता है क्या है? अरे भोजन करना, है ना? ये मेरी बिटिया की शादी का कार्ड है? वही देने तुम्हारे घर पर जा रहा था, लेकिन अब तुम यहीं मिल गए हो तो ये पकड़ो शादी का कार्ड। गबरू ने और झींगा ने शादी का कार्ड ले लिया। मुखिया जी, आप अपनी बेटी का विवाह किससे करा रहे हैं? अरे पड़ोस के गांव के जमींदार के बेटे के साथ। पूरे 50 बीघा जमीन है उनके पास, 50 बीघा। हाँ, पता नहीं ये दहेज की परंपरा हमारे समाज में कब खत्म होगी। गांव में एक अच्छा खासा गबरू नौजवान हमारे गांव में कुंवारा बैठा है, और आप है कि अपनी बेटी का विवाह पड़ोस के गांव के लड़के से कर रहे हैं। आखिर तो कहना क्या चाहता है गबरू? अरे देखिए मुझे देखिए गौर से, देखिए मुझे मुखिया जी। भला गांव में गबरू जवान मेरे अलावा और कौन हो सकता है? गबरू की बात सुनकर मुखिया का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम्हारा दिमाग तो सही है गबरू, है? तुमने कभी खुद को आईने में देखा है? 3 फुट से ज्यादा तुम चाहकर भी कभी लंबे नहीं हो सके, है? और मेरी बेटी झुमरी पूरे 5 फुट की है, 5 फुट की है। अरे शादी के बाद जब उसका पुत्र होगा और वो जब 5 वर्ष का हो जाएगा ना, तो उसकी और तुम्हारी लंबाई जो है वो बराबर होगी, समझे? आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें शादी का कार्ड मजबूरी में दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी से मेरे अच्छे संबंध थे, इसीलिए। मुखिया ने तेरा इतना अपमान किया गबरू, है? क्या तो मुखिया की बेटी की शादी में जाएगा रे? अरे क्यों नहीं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा भैया। झींगा, देखना जब मैं मुखिया की बेटी की शादी में जाऊंगा ना, तब सारी कन्याओं की नजर जो है सिर्फ मुझ पर ही होगी। हाँ। अरे इसमें तो कोई शक की बात नहीं है रे गबरू। सारी कन्याओं की नजर जो है सिर्फ तुझ पे ही होगी। गबरू क्रोधित होकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद झींगा और गबरू मुखिया की बेटी की शादी में चले गए। शादी में गबरू की नजर गांव की एक सुंदर कन्या पर पड़ी। गबरू मुस्कुराते हुए उस कन्या के पास जाकर बोला, आपका नाम क्या है? आप तो इस गांव की नहीं लगती। मेरा नाम चंपा है, मैं पड़ोस के गांव में रहने वाली हूँ और मुखिया की दूर की रिश्तेदार हूँ। वैसे ये सब कुछ आप क्यों पूछ रहे हैं? वैसे तो पूछने की कोई खास वजह नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था कि
आप जो है मुझे काफी देर से बहुत गौर से देख रही थी, क्या बात है? मतलब आपको पता है कि मैं आपको इतनी गौर से क्यों देख रही थी? एक नवयुवक को जब कोई कन्या बहुत गौर से देखे तो उसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? सीधी सी बात है, इस पूरे समारोह में मैं आपको बहुत पसंद आ गया हूँ, यही बात है ना? गबरू की बात सुनकर चंपा जोर जोर से हंसने लगी। चंपा के हंसने पर सभी लोग चंपा और गबरू की ओर देखने लगे। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। दरअसल पूरे समारोह में मैं तुम्हें इसलिए देख रही थी क्योंकि मैंने तुम्हारे जितना नाटा व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैं अपनी सहेलियों से यही बातें कर रही थी कि अगर तुम्हें किसी सर्कस में भर्ती करा दिया जाए तो सर्कस वालों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। चंपा की बात सुनकर गबरू का दिमाग खराब हो गया। तो इसका मतलब यह है कि तुम मुझे मजाक उड़ाने वाली नजरों से देख रही थी? सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि समारोह में जितनी भी लड़कियां मौजूद हैं, सभी तुम्हें मजाक उड़ाने वाले अंदाज में ही देख रही हैं। अब तुम ही बताओ, भला तुम्हारे जैसे बागड़ बिल्ले से विवाह कौन करना चाहेगा? चंपा की बात सुनकर गबरू चंपा से कुछ बुरा भला बोलने ही वाला था कि उसे झींगा वहां से बाहर खींच कर ले गया। गबरू गुस्से में जंगल की ओर चलने लगा। अरे पागल हो गया था क्या है? मुखिया की बेटी की शादी में खाना खाने आया था या झगड़ा करने? तूने सुना नहीं वो मेरा किस तरह से मजाक उड़ा रही थी? अबे वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया, नहीं तो मुखिया तेरा पीट पीट कर बुरा हाल कर देता। और तू जंगल की तरफ क्यों जा रहा है ये बता? मैं गांव वापस अब तभी जाऊंगा जब मेरे पास सबसे सुंदर पत्नी होगी। हाँ। अबे तो क्या सुंदर पत्नी तुझे जंगलों में मिलेगी बे? हैं? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं गांव में तभी कदम रखूंगा जब मैं संसार की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह कर लूंगा। देखना झींगा, और सारे गांव वाले जल भुन के राख हो जाएंगे। झींगा और गबरू बातें करते हुए जंगल के काफी अंदर निकल आए कि तभी उनके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। झींगा और गबरू ने देखा कि एक साधु पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। तुम दोनों जरा पेड़ से मुझे नीचे उतार दो। अरे साधु महाराज, इस पेड़ के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? असल में मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा था, तभी अचानक एक शेर आ गया। अपने प्राण बचाने के लिए मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ा। पेड़ पे क्यों चढ़े हैं? अरे कैसे साधु हो तुम? अरे एक मंत्र शेर के ऊपर पढ़कर फूंक देते, शेर जल के राख हो जाता। मूर्ख, ये काम मैं कर सकता था, लेकिन मैं किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते साधु महाराज कि आप पाखंडी साधु हैं? तुम दोनों को साधुओं से बात करने की जरा सी भी तमीज नहीं है। मेरी मदद करने की बजाय तुम दोनों मुझे पाखंडी बोल रहे हो। ओ साधु बाबा जी हो, हम फ्री में किसी की मदद नहीं करते, समझे? समझ गया। अगर तुम दोनों मुझे पेड़ से नीचे उतार दोगे तो मैं तुम दोनों में से किसी एक का विवाह सुंदर कन्या से करा दूंगा। साधु की बात सुनकर झींगा और गबरू खुश हो गए। क्या सुंदर कन्या? अरे साधु महाराज, आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं? रुकिए रुकिए, हम दोनों आपकी पेड़ से नीचे उतरने में मदद कर देते हैं। चल झींगा। गबरू और झींगा ने साधु को पेड़ से नीचे उतार दिया। यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है। उस तालाब के पास एक सुंदर कन्या रहती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही सुंदर कन्या रहती है। इसलिए तुम दोनों में से कोई एक ही उससे विवाह कर सकता है। लेकिन वो हम दोनों में से किसी एक से विवाह क्यों करेगी? जरूरी तो नहीं कि हम दोनों से पसंद आ जाए। तुम निश्चिंत होकर वहाँ जाओ, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी। जब वो तुम्हें पसंद कर ले तो मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, इसी जंगल में तुम्हारा विवाह करा दूंगा। गबरू और झींगा साधु के कहे अनुसार आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक तालाब मिला। ए गबरू, यहाँ तो हमें कोई भी आसपास रहता हुआ नजर नहीं आ रहा रे। तभी वहाँ धुंध छा गई। ये क्या हो रहा है गबरू? उस साधु ने हमें किसी गलत जगह पर तो नहीं भेज दिया यार? झींगा ने इतना
बोला ही था कि धुंध वहाँ से खत्म हो गई। उन दोनों के सामने एक बेहद सुंदर स्त्री खड़ी हुई उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। झींगा भाई, मैंने ना इतनी सुंदर स्त्री ना अपने जीवन में नहीं देखी। तुम चाहे बुरा मानो या भला मानो, स्त्री से विवाह तो मैं ही करूंगा, भले ही मुझे इसके लिए तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। जैसी तुम्हारी इच्छा गबरू है, तुम ही इस स्त्री से विवाह कर लो, लेकिन फिलहाल तो ये स्त्री तय करेगी कि ये किससे विवाह करेगी, समझे? गबरू उस स्त्री की ओर देखकर बोला, मेरा नाम गबरू है। हमें यहाँ पर एक साधु महाराज ने भेजा है। उन्होंने कहा था कि तुम्हें यहाँ पर एक सुंदर स्त्री मिलेगी और वो सुंदर स्त्री हम दोनों में से किसी एक को पसंद कर लेगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुमने मुझे ही पसंद किया होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा गबरू, तुम्हें देखते ही पहली नजर में मुझे तुमसे प्रेम हो गया। चलो हम दोनों विवाह कर लेते हैं। गबरू उस स्त्री को लेकर सीधा साधु के पास आ गया। साधु ने गबरू का उस स्त्री से विवाह करा दिया, मगर झींगा चुप था। साधु झींगा के कान में बोला, तुम्हारा मित्र एक नंबर का मूर्ख है, लेकिन तुम चालाक निकले। मैं तुमसे जल्द मिलूंगा। इतना कहकर वो साधु वहाँ से चला गया। गबरू अपनी पत्नी से बोला, देखो, अब तो तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुमसे झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। मेरे पास जो है ना, न रहने के लिए घर है और न ही धन है। मैं और मेरा दोस्त झींगा जो है, जमींदार की हवेली में साफ सफाई का काम करते हैं। कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हें एक बात नहीं बताई कि मेरे पिता बहुत बड़े धनवान थे। मेरे पास उनका दिया हुआ इतना धन है कि अगर तुम जीवन भर भी काम नहीं करोगे तभी वो धन खत्म नहीं होगा। अरे अच्छा, अरे मेरी तो लॉटरी निकल आई। तब तो हम दोनों विवाह की खुशी में गांव में एक बहुत बड़ा समारोह करेंगे। अब मैं तुम्हें सीधे गांव लेकर नहीं जाऊंगा। हमारे विवाह की खुशी में पहले गांव में समारोह होगा, उसके बाद मैं सारे गांव वालों को तुम्हारे सुंदर रूप के दर्शन करवाऊंगा। तुम्हारी सुंदरता को देखकर वो सभी जल जाएंगे। ला ला, उसमें से जो है थोड़ा सा धन मुझे दे दो, है, ताकि समारोह की तैयारी हो सके, ठीक है? झींगा के बोलने पर उस सुंदर स्त्री ने अपने गले से एक बड़ा सा सोने का हार गबरू को दे दिया। ये लो सोने का हार, इसे बेचकर धूमधाम से समारोह की तैयारी करवाओ। झींगा, इस सोने के हार को बाजार में बेच दो और कल गांव में एक बहुत बड़ा सा पंडाल बनवाओ। और सुनो, गांव के हर एक व्यक्ति को पंडाल में बुलाना, ठीक है? उनके लिए भोजन भी तैयार करवा देना, है? भूलना मत। अबे पागल तो नहीं हो गया है? और मैं तेरा दोस्त हूँ, कोई गुलाम नहीं हूँ। तू तो मुझसे ऐसे बात कर रहा है जैसे हुकुमचंद हमसे बात करता है बे। ओए झींगा, ओए, अब मैं हुकुमचंद से कहीं ज्यादा अमीर हूँ। कुछ समय बाद मैं हुकुमचंद की हवेली को भी खरीद लूंगा, देखना। लेकिन तुझे काम से नहीं निकालूंगा। तू वैसे ही काम करते रहना जैसे कि पहले करता था। गबरू की बात सुनकर झींगा क्रोधित हो गया, लेकिन झींगा ने गबरू से कुछ नहीं कहा। झींगा ने सोने के हार को बेचकर अगले दिन गांव में बहुत बड़ा पंडाल तैयार करवा दिया। पंडाल तैयार होता देख गांव का मुखिया झींगा से बोला, क्या बात है झींगा, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया है? और ये पंडाल किस खुशी में सजवा रहा है रे? मैं आपके ही पास आने वाला था मुखिया जी। दरअसल मेरे दोस्त गबरू ने जो है विवाह कर लिया है। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है रे? तेरे दोस्त से कौन विवाह करेगा भला? किस स्त्री ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया रे? शाम तक आप उस स्त्री को स्वयं देख लेना मुखिया जी। तो फिर सारे गांव के लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा। मैं भी तो देखूं बेचारी वो कौन सी स्त्री है जिसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। शाम तक पंडाल सजकर तैयार हो गया। गांव के सभी लोग एकत्रित होकर गबरू और उसकी पत्नी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर गबरू अपनी पत्नी को लेकर अकड़ता हुआ पंडाल में आ गया। गांव के सभी लोग गबरू की पत्नी को हैरत और विस्मय भरी नजरों से देखने लगे। गबरू, इतनी सुंदर स्त्री तुझसे विवाह करने के लिए मान कैसे गई? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
मैं जानता था, हाँ, मैं जानता था कि तुम मेरी पत्नी को देखकर जल बुन के राख हो रहे होगे। ए मुखिया, तुझे क्या लगता था कि मेरा विवाह कभी नहीं होगा? हैं? तू कहना क्या चाहता है रे? कल तेरे यहाँ चंपा ने मेरा अपमान किया था मुखिया। उस अपमान का बदला लेने के लिए ही मैंने इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह किया है, जो सुंदर होने के साथ साथ बहुत धनवान भी है। और वो दिन दूर नहीं जब मैं पूरे गांव को खरीद लूंगा। गबरू ने इतना कहा ही था कि तभी उस सुंदर स्त्री का रूप बदलने लगा। मगर गबरू बात करने में इतना मगन था कि वो देख ही नहीं पाया कि उसकी पत्नी एक चुड़ैल में परिवर्तित हो गई है। गांव में भगदड़ मच गई। अरे अभी गांव खरीदा नहीं है और तुम सब अभी से भाग रहे हो? रुक जाओ। अरे अरे मूर्ख, ओए अपने बगल में देख ले, तू जिसे अपनी पत्नी बनाकर लाया वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। गबरू ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा तो वो पूरी तरह से चीखने लगा। अरे 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 तो तुम तो इतनी सुंदर थी, अचानक तुम्हारे सुंदर चेहरे को क्या हो गया? मूर्ख इंसान, तुझे इतना भी समझ नहीं आया कि उस साधु ने तेरा विवाह एक चुड़ैल से करवाया है। अरे अरे गाँव वालों, भाग क्यों रहे हो? अरे 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 अपने गबरू को बचा लो। तभी चुड़ैल ने गबरू को पकड़ लिया। अरे अरे ये क्या कर रही हो? अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अब तो मैं तुम्हें जीवन भर नहीं छोड़ूंगी। हाँ। अचानक वही साधु वहाँ आ गया। साधु महाराज, साधु महाराज, आखिर मैंने आपके साथ ऐसा क्या गलत किया था कि आपने मेरे साथ ऐसा किया? मूर्ख, तुमने मुझे पाखंडी कहा, जिससे मुझे क्रोध आ गया। अरे तो मुझे मार पीट लेते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मुझे बचा लो साधु महाराज जी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आज के बाद मैं कभी भी किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करूंगा, बता रहा हूँ। तेरा दोस्त झींगा एक समझदार व्यक्ति था। वो समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन तू मूर्ख व्यक्ति निकला। गबरू बच्चों की तरह रोने लगा। साधु को उस पर तरस आ गया। साधु ने अपने हाथ की मटकी खोल ली। अचानक चुड़ैल धुआं बनकर उस मटकी में समा गई। याद रखना बालक, आइंदा कभी किसी साधु से बुरा व्यवहार मत करना। और इसके बाद साधु वहाँ से चला गया और गबरू बैठकर रोने लगा कि उसके बाद कभी गबरू ने किसी साधु का मजाक नहीं बनाया।